वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जी हाँ, आपके धैर्य की परीक्षा और कार्य कुशलता की परीक्षा हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो आप अभ्यास कुछ इस तरह से करें और अपने आप को इस तरह से रवा करें कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो आप अपने धैर्य का परिचय परिणामों की सफलता के रूप में दे सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की, और इस पूरे 1 घंटे में मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया संध्या। वो कहा गया है ना कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। और जब हम बात कर रहे हैं इस गाने की, आखिर क्यों, हालांकि आज सुनील दत्त का जन्मदिन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सियासी हलचल की तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। कल अहम बैठक है। वहीं इंडी गठबंधन विपक्ष की भूमिका में क्या एक सशक्त संदेश दे पाएगा, इन तमाम सियासी अपडेट्स को हम करेंगे आपके साथ साझा। साथ ही जानेंगे कि आखिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्यों बनाया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और आखिरकार पानी के संकट की सुनवाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ हम जानेंगे जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजरें इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए ने तेज की नई सरकार के गठन की कवायद। घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। अब कल होगी एनडीए की अगली बैठक। दिल्ली में जुटेंगे सभी सांसद। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे हैं बधाई संदेश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, सभी का जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशों पर लगाया विराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही फैसला। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही है यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने दी भीषण गर्मी और तपिश से राहत। अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहने के हैं आसार। आज आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने के लिए उतरेंगे सुनील छेत्री। फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग में कुवैत से होना है सामना। टीम देना चाहेगी जीत के साथ कप्तान को विदाई। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की तूफानी पारी। अब 9 जून को होगा पाकिस्तान से सामना। तो नया समय में देखते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, और बात करते हैं कि एनडीए एक बार फिर से केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वो अपनी कोशिशें तेज कर चुका है। चुनावी नतीजों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद घटक दलों के सभी नेता कल दिल्ली में थे। एनडीए की इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुन लिया। बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल हुए। अब कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके साथ आज बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से, जो कि 272 है, उससे दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर वो बहुमत के आंकड़े के पार है।
की मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्रातिशीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। और इधर आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने यह चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जो बेहद अहम है। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, मोदी जी की अगुवाई में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कल एनडीए की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया वो साफ तौर पर दर्शाता है कि तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को एक बार फिर से, जब हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार में गठन को लेकर, उसके लिए अपना नेता चुना है। और कल का दिन बेहद अहम होने वाला है जब तमाम जो घटक दल हैं, सांसद हैं, वो जुटने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरी बार भी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है एनडीए। देखिए आंचल, इसमें अब कोई संदेह नहीं है, एनडीए चुनाव पूर्व एक गठबंधन के साथ मैदान में आया था और लोकसभा चुनाव में जो जरूरी संख्या है 272, उससे कहीं ज्यादा एनडीए के घटक दल को मिले हैं। और हम जानते हैं कि कुछ अन्य दल भी ये संकेत मिल रहे हैं कि साथ आ सकते हैं, तो 300 से ऊपर आंकड़ा जा सकता है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कल हमने देखा कि एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं, एनडीए के अलग अलग दलों के जो मुखिया हैं, वो दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, समर्थन पत्र सौंपा गया एनडीए के घटक दलों की तरफ से। और ये बहुत स्पष्ट है और उस संदेह को एक तरह से दूर भी किया चंद्रबाबू नायडू ने कि आखिर इस तरह का संदेह जताया क्यों जा रहा है कि जब चुनाव पूर्व एनडीए के सहयोगी साथ होकर चुनाव लड़े हैं तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं। ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा भी गया चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह ने बहुत स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा, हमने तस्वीरें देखी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे मुस्कुरा रहे थे। सभी ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी सरकार का गठन हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है उसमें औपचारिक तौर पर संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। चूंकि देखिए, दावा पेश करने से पहले संसदीय दल का नेता चुनने की एक औपचारिक प्रक्रिया रही है, उसके बाद राष्ट्रपति को जाकर ये दावा पेश किया जाएगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें एनडीए के नेता पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन लिए गए हैं। घटक दलों के नेताओं की तरफ से समर्थन भी जता दिया गया और आभार और धन्यवाद भी दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो प्रचंड जीत एनडीए को लगातार तीसरी बार हासिल हुई है 2014, 2019 और 2024। एक बात और बताना चाहूंगा कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये कहा गया है कि एनडीए की जो कल बैठक होने वाली है उससे पहले आज वो दिल्ली पहुंच जाएं। संभवतः शाम को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अलग से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक अलग से बैठक हो सकती है, या फिर अलग अलग समूहों में बैठक हो सकती है। और तीसरी बात ये कि ये एक जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ नेताओं की एक टीम बनाई गई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिनको एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया गया है कि जो सरकार गठन होना है उसमें किस तरह से एनडीए के सहयोगी नेताओं के साथ एक बातचीत करके एक खाका तैयार किया जाए। उस पर हम देख रहे हैं कि कल की बैठक में एक सहमति बनी।
चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लगातार हम तो जानते हैं कि आज सियासी गलियारों से हलचल की खबरें आती ही रही। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे कई अहम खबरें। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं और आगे। आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज टीडीपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्य में सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। कल रात एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली से विजयवाड़ा पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी की अगुवाई में नायडू ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली है, जबकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP को केवल 12 सीटों से संतोष करना पड़ा है। तो एक तरफ एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ नेताओं के दवाए हवाई हो गए। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी दलों के इस गठजोड़ ने चुनावी नतीजों के बाद पहली बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, जहां घटक दलों के बीच राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई है। कई सुझाव मिले, जनता से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि गठबंधन बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाएगा। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जब अलग अलग दलों ने चुनाव लड़ा, नाम इंडी गठबंधन का दिया, अब आगे किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि यह साफ कह दिया गया है कि हम विपक्ष की भूमिका में रहते नजर आएंगे, सरकार बनाने का किसी तरह का कोई दावा नहीं करेंगे। कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें जब सारे नेता आने लगे वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, तो वो एक विक्ट्री साइन दिखला रहे थे। तो विक्ट्री साइन दिखाने का मतलब था कि हम ऐसा लगा लोगों को या राजनीतिक कयासबाजों को ऐसा लगा कि वो जो फैसला इनका होगा वो सरकार बनाने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मीटिंग का जो शेड्यूल था वो 1 घंटे का था और लगभग ये मीटिंग 1.5 घंटे तक चली। और 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद जब सारे नेता बाहर आए, प्रेस से जब मुखातिब हुए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो स्टेटमेंट जारी किया उससे ये कहीं नहीं लगा कि या तो सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं इंडी गठबंधन के लोग या वो विपक्ष में बैठेंगे। तो एक तरह से वो जो उनका स्टेटमेंट था वो मिला जुला स्टेटमेंट था कि हम सरकार बनाएंगे भी और सरकार नहीं भी बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन मीटिंग के बाद जब उनका खड़गे का स्टेटमेंट बहुत ही छोटा था और उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोग वापस जाने लगे, तो हमने सीताराम येचुरी से बात की। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी CPM के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन फिलहाल हम वैसी कोशिश जारी नहीं रखेंगे, यानी हम वेट एंड वॉच करेंगे। तो इन लोगों का मानना है कि सरकार चले, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चले, लेकिन हम सरकार बनाने की जो कवायद है उससे पीछे नहीं हटे हैं।
तो इन लोगों ने ये भांप लिया कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा, जिस तरीके से समर्थन पत्र उन्होंने सौंपा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, तो उससे ये साफ हो गया कि उनके पास नंबर गेम नहीं है। और जब नंबर गेम नहीं है तो हम अगर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो एक तरह से फजीयत होगी इंडी गठबंधन को। तो उसी को देखते हुए इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक तरह से आप मान लें कि ये अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट है वो महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम अपोजिशन में रहते हुए हमने जो वादे किए हैं जनता से, जिस तरीके से जो न्याय की गारंटी है, या बहुत सारे जो वायदे हमने किए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए हम लोग ऑपोजिशन में बैठ करके भी आवाज उठाएंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही अपने नुमाइंदे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजे। ये क्या संकेत देता है? क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार कहता रहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि तमाम मीटिंग्स जो चुनाव से पहले भी हुई उसमें ममता बनर्जी गायब रही थी। देखिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, अगर हम इंडी गठबंधन के स्वरूप को देखेंगे, जब इंडी गठबंधन का गठन हुआ उसमें सबसे बड़े नायक थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने पूरा एक कुनबा इकट्ठा किया। लेकिन आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आया जब नीतीश कुमार के रहते हुए, यानी नीतीश कुमार उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। नीतीश कुमार को यह चीज नागवार लगा, और वहीं से जो मतभेद है नीतीश कुमार और इंडी गठबंधन का, वहां से शुरू हुआ। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का रोल जो रहा है पूरे इंडी गठबंधन में, वो संदेहास्पद रहा है। तो उसके अलावा आपने जिस तरीके से कहा कि उद्धव ठाकरे नहीं आए या ममता बनर्जी नहीं आए, ममता बनर्जी प्रोजेक्ट जो कर रही है अपने भतीजे को, अभिषेक बनर्जी को या अभिषेक बंदोपाध्याय को, तो वो चाहती हैं कि अब क्योंकि अभिषेक बनर्जी के चलते ही तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह हुआ, और बहुत सारे जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हुए या विद्रोह किए, क्योंकि वो ममता बनर्जी उनको प्रमोट कर रही थी। तो ये देखने वाली बात है कि अभिषेक बनर्जी को भेज करके ममता ये साबित करना चाहती है कि हमारा जो उत्तराधिकारी है वो अभिषेक बनर्जी है। उसी तरीके से आप देखिए कि कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भेजा था, हालांकि चंपई सोरेन भी आए थे, लेकिन कल्पना सोरेन की भी ताजपोशी होने वाली है झारखंड में, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी जेल में है। तो ये उस टैक्टिक्स का हिस्सा हो सकता है कि ममता बनर्जी अभिषेक को प्रमोट करना चाह रही है, प्रमोट कर रही है, और वो अपना उत्तराधिकारी उनको चुनेंगी। और उसी तरीके से कल्पना सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव परिणामों में, आपने लोकसभा के चुनाव के परिणाम बिल्कुल, जब ताजपोशी होगी तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो अपने नुमाइंदों को भेज के खाना पूर्ति करती हुई नजर आई तमाम ये दोनों पार्टियां, जब हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की और साथ ही साथ टीएमसी की। खैर, इंडी गठबंधन में जो भी होता रहेगा उसकी तमाम जानकारियां हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे कुमार आलोक, लेकिन फिलहाल इन सभी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above,
Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री को बधाई दी। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए बधाई संदेश देते हुए उन्होंने लिखा, जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनावों की ओर बढ़ रहा है, हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज़ बुलंद करने का जश्न मनाते हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी व्यक्त की है। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में तीसरे कार्यकाल की बधाई दी है। और प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि सतत विकास को बढ़ावा देने और असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ तीसरे कार्यकाल की बधाई। हम यहाँ ब्राजील के में G20 और IBC शिखर सम्मेलन में मिले हैं और साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ये अहम बात कही गई है। दुनिया भर से प्रधानमंत्री के लिए बधाई के संदेश आ रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBC शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर उम्मीद जताई है। और अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को एक्स पर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले करीब 650 मिलियन मतदाताओं की सराहना की है। ब्रिटेन के विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में आपकी जीत पर बधाई। भारत और यूके अपने लोगों को जोड़ते हुए मित्र और साझेदार के रूप में अच्छे संबंध साझा करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चुनावी जीत पर बधाई दी है। एक्स पर बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों के बीच मानव अधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा आपकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने भारत में संपन्न 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जीत हासिल करने पर दुनिया के नेताओं के बधाई संदेशों के लिए उनका धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लात्विया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स का आभार जताते हुए पोस्ट किया कि हम लात्विया के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं और इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। और अब बात दिल्ली में जल संकट से जुड़ी हुई, जिसके मामले की अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है। पानी के संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को बैठक करने और दिल्ली की मांग पर विचार करने के लिए कहा था। आज कोर्ट को बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पानी के संकट को लेकर अब सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। क्या होने वाला है आज इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में? जी आंचल, आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जाएगा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कितना पानी उपलब्ध है जो दिल्ली को दिया जा सकता है। क्योंकि पिछली सुनवाई में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का ये कहना था कि उसके रिजर्वायर से, उसके इलाके में जो भी पानी रिजर्वायर्स में है उसको छोड़ने के लिए वो तैयार है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि हरियाणा की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस थे, क्योंकि हरियाणा की भी अपनी मांग है, अपनी आपूर्ति के लिए उसको भी एक बड़ा हिस्सा चाहिए। तो ये क्या चर्चा हुई है इस अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। और इस बीच में पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली को अतिरिक्त जल चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई एडवर्स ओपिनियन हो केंद्र का या हरियाणा सरकार का, लेकिन कुछ इशू ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार को एड्रेस करने चाहिए, जिनमें बड़े पैमाने पर वेस्टेज का एक मसला है, जो कि बताया जाता है कि करीब 58% जितना भी दिल्ली को पानी पेयजल मिलता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें वेस्टेज की वजह से जो टैंकर माफिया हैं उनकी वजह से, या कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पानी की चोरी कर रही हैं, इनकी वजह से 58% का लॉस है। इसको ठीक करने के लिए भी दिल्ली सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, ये बात सरकार की तरफ से कही गई थी। जाहिर है कोर्ट ये भी पूछेगा दिल्ली सरकार से कि इन मुद्दों पर उसका क्या कहना है, क्योंकि ये फिगर खुद दिल्ली सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछले बजट में, उससे पहले ये बात बताई गई थी कि 58% का वेस्टेज है दिल्ली में जो पेयजल आपूर्ति है। तो इन सब मुद्दों पर भी इन सब मुद्दों पर भी सुनवाई होने की उम्मीद है, और ये तय हो जाएगा कि दिल्ली को आने वाले वक्त में कितना अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। इसको लेकर के फिगर्स क्या होंगी, उनके बारे में कुछ जानकारी आज मिल पाएगी। विकास, मानवीय आधार की अगर बात करें तो राज्यों ने तो पानी देने की स्वीकृति कहीं ना कहीं जता ही दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय आधार पर ही शायद ये बात कही कि किस तरह से बाकी राज्य जो हैं वो दिल्ली को पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जल संकट जब गहरा रहा है तो ऐसे में लोगों को पानी के अपव्यय पर उन पर शुल्क लगाने की बात कहना कि अगर आप पानी का अपव्यय करते हैं तो आप पर शुल्क लगाया जाएगा, और दूसरी तरफ पानी की जो पाइपलाइन है उनको दुरुस्त नहीं करना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जल संकट की स्थिति हर साल हमें देखने को मिलती है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को, इस पूरे जल संकट को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पूरी तरह से निर्भर है जो पड़ोसी राज्य से जो भी पानी आता है, यमुना, खासतौर से यमुना के जरिए जो पानी आ रहा है उसके लिए पड़ोसी राज्यों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। जो ग्राउंड वाटर है उसके इस्तेमाल पर तो पहले ही रोक लगाई जा चुकी है एनजीटी की तरफ से कि बोरिंग की अनुमति दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में नहीं है। दूसरा बड़ा मसला ये है पाइपलाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है। संकट की सिर्फ एक वजह गर्मी ही नहीं है, कई जगहों पर रिपेयरिंग वर्क इस वक्त चल रहा है जब दिल्ली में जलापूर्ति की बहुत ज्यादा मांग है। उस वक्त कहीं कहीं पर ये मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से भी कुछ जगहों पर 2-2 दिन पानी की आपूर्ति में बाधा आई है। तो ये एक बड़ा सवाल लोग नागरिक है उठाते हैं कि जब जरूरत होती है उसी वक्त ये सब एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि ये रेगुलर मेंटेनेंस वर्क है, जिसकी वजह से कई इलाकों में दिल्ली के पानी की आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन बड़ा उनका मामला ये है, बड़ा दावा ये है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी जितना मिलना चाहिए आबादी के हिसाब से, खास तौर से प्रचंड गर्मी को देखते हुए वो बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्योंकि टेम्परेचर का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ इलाकों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, और इस वजह से पानी की खपत भी बढ़ी है। तो ऐसे में एक मानवीय आधार पर दिल्ली को एक्स्ट्रा सप्लाई दी जाए। कितना पानी मिलेगा प्रतिदिन वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उससे साफ हो पाएगा। बिल्कुल, और अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल द्वारा ये कहा गया था कि भाई आप पानी माफियाज को लेकर कुछ कीजिए, जिस पर साफ तौर पर जो दूसरा पक्ष था उसका मानना था कि रिवर बोर्ड जो है वो कुछ नहीं करता। लेकिन आज क्या होगा ये अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा था। वो 30 मई की रात 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटा था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस का उम्मीदवार था और उसके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। बहरहाल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुका है। एसआईटी आज फिर अदालत से रेवन्ना की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं से स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू पर साइन किए। एमओयू पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास
स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए अगर हम देखें तो एक बढ़िया इंटरफेस का काम करेगा, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावी माध्यम से काम करेगा। और इधर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कल मौसम ने करवट ली। दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार गर्मी से जूझ रहे लोगों को कल थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। देर रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। हालांकि बारिश और तेज आंधी के बाद कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट कर दी गई। बारिश के होने से पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। कल दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। उधर मुंबई में कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और बूंदाबांदी भी हुई। खबर असम से, जहां बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। हालांकि सिलचर में एक और व्यक्ति के मरने की खबर से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हुई है। कोपली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछा, नगांव, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव, होजई, डिब्रूगढ़, दीमा हसाउल, हेलाकांडी और कार्बी आंगलोंग पश्चिम जिला प्रभावित हैं। कुल 375 गांव और 19 राजस्व मंडल भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए। 22,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसटीएफ की जो टीमें हैं वो बचाव अभियान चला रही हैं और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अगले सप्ताह मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आईएमडी ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और चिकित्सा जगत में हर उपलब्धि एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। एक ऐसी ही खबर भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर से आई है। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में डॉक्टर्स की एक टीम ने सशस्त्र बलों में पहले पैंक्रियास ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रांसप्लांट टीम ने भारतीय सेना के एक सैनिक के ब्रेन डेड मरीज पिता से सफलतापूर्वक पैंक्रियास और किडनी निकालकर जरूरतमंद रोगी में प्रत्यारोपित की। सशस्त्र बलों में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की यह पहली उपलब्धि है। ट्रांसप्लांट से लाभ पाने वाला मरीज एक मेडिकल छात्र है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से श्राइन बोर्ड की तरफ से समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम बात वैष्णो देवी की कर रहे हैं, तो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित करने की प्रथा शुरू की गई। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए वैष्णवी वाटिका स्थापित की। श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना इस पहल का मकसद है। आज पर्यावरण दिवस भी है, उस लिहाज से ये पहल अपने आप में अनूठी और बहुत अहम रोल निभाएगी जब हम पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करते हैं। फिलहाल बाकी छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की, तो अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। गवीश, क्या कुछ है आज के अखबारों की सुर्खियों में अहम और प्रमुख खबरें? तो गवीश क्या कुछ समेट कर लाए हैं आप आज? जी, सबसे पहले तो सुप्रभातम और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बात कर रहे हैं हम अखबारों की सुर्खियों की, तो जो पहली सुर्खी हमने आपके लिए चुनी है वह है सरकार से जुड़ी हुई। बता दें आपको हम बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से एनडीए गठबंधन का नेता चुन लिया गया है। और 7 जून को संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रायः निर्णय होगा कि 8 और 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। बात करें अगले समाचार की, तो क्योंकि गठबंधन अपने आप में एक बंधन होता है और बंधन है तो आपसी शर्तें भी होंगी, तो इस प्रकरण में एनडीए गठबंधन की जो सरकार बननी अब तय है, उसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांग अपने आप में मायने रखती है। जहां नीतीश कुमार की नज़रें रेल, ग्रामीण विकास और जल शक्ति मंत्रालय पर होंगी, तो वहीं चंद्रबाबू की पसंद लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हो सकती है। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार यह जानकारी मिली है। बात करें अगले समाचार की, तो हिंदुस्तान में यह प्रकाशित किया गया है, जहां पर इंडी गठबंधन की बैठक कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक के बाद अपने वक्तव्य में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे और सही समय आने पर सही काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी दल संविधान में आस्था रखते हैं उनके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इंडी जो गठबंधन है उसके द्वार हमेशा खुले रहेंगे, बात की है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अग्रिम समाचार है शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, जहां QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बार फिर बाजी मार ली है। आपको बता दें कि इस रैंकिंग के अनुसार टॉप 400 संस्थानों में लगभग 10 जो हैं वह भारतीय विश्वविद्यालय हैं। बता दें कि DU इसमें 328वें स्थान पर है, IIT दिल्ली को इस बार 150वां स्थान मिला है और IIT मुंबई को 118वां स्थान इस बार मिला है। अग्रिम समाचार खेल जगत से जुड़ा हुआ है, जहां फुटबॉल खिलाड़ी सुनील क्षेत्री अंतिम बार खेल के मैदान पर भारत की ओर से दिखेंगे। कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में वे आज खेलते हुए दिखेंगे और भारतीय क्रीडक इस बार चाहते हैं कि जीत के साथ ही उन्हें विदाई दी जाए। अग्रिम समाचार है विमान यात्रा सेवा से जुड़ा हुआ, जहां प्रकाशित समाचार के अनुसार एयर इंडिया कंपनी अपने 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स में सुधार करने के लिए काम कर रही है और जानकारी के अनुसार अभी तक 25,000 सीटों के लिए जो टेंडर है वहाँ कंपनी ने दिया है और अभी तक एयर इंडिया रोज़ लगभग अपने क्राफ्ट्स के माध्यम से 350 उड़ानें जो भरती है। तो ये कुछ समाचार हैं जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। चलते हैं आपके साथ और जानते हैं आगे की खबरें। शुक्रिया गवीश इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का फटाफट अंदाज में। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक और उपलब्धि अपने नाम की। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल के साथ कल सफलतापूर्वक उड़ान भरी। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरी गई। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका गैर मैक्सिकन प्रवासियों को मैक्सिको के बजाय सीधे उनके अपने देशों में निर्वासित करने के लिए एक समझौता किया गया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव पर काम करने को तैयार हैं। यूरोपीय संघ के 27 देशों में आज से चुनाव शुरू होगा। 9 जून तक चलने वाले इस चुनाव में पहले दिन डच मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही नीदरलैंड ब्लॉक यूरोपीय संसद के चुनाव में इस दौर में मतदान करने वाला बनेगा पहला देश। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो ये भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है। चेक रिपब्लिक के पार्डुबिस शहर में कल एक ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत की टीम मौके पर ही घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। और खबरें अब कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि वह सौर ऊर्जा तथा बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए 3 साल में 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने वहां यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए साझेदारी की। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण जुलाई से बंद कर दिया जाएगा चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान। एमसीडी ने बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए करना होगा। और बीएचईएल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। समझौते में 800 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और संचालन का पर्यवेक्षण शामिल है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने कहा कि उसे अपनी 99.8% इक्विटी आवंटित करने के बाद मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड उसकी इकाई बन गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 450 रेस्ट पॉइंट स्थापित किए। कंपनी ने बताया कि ये सुविधा सभी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। और खेल जगत में आपको बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज आखिरी बार भारतीय टीम की अगुवाई करने मैदान में उतरेंगे। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत से होगा। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वह अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो की तरह है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वह पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी बेहतर स्थिति में होगी। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 97 रन के आसान नजर आ रहे लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल किया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए।
कोहली केवल 1 रन बना पाए। प्रतियोगिता में अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया। ऐसे में भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस इस जीत को टीम इंडिया की एकजुटता की जीत के रूप में देख रहे हैं। भारत का पहला मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक तरह से बेहतरीन रहा। पहले ही मैच में इन्होंने आयरलैंड को धराशायी कर दिया। और बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय प्रशंसक मौजूद है, मैच देखने आए थे। सबसे पहले सर आपसे बताना शुरू करते हैं, आप बताइए कैसा लगा मैच? एक तरफा ही रहा? एक तरफा रहा, लेकिन न्यूयॉर्क में हो रहा है, पहली बार देखना मिला, बहुत मजा आया। पहले मैंने कोहली को खेलते हुए नहीं देखा था, आउट हो गया जल्दी, लेकिन होपफुली इन पाकिस्तान गेम ही विंस द गेम। आप बताइए सर। आई मीन बहुत बढ़िया स्टेडियम है, नया स्टेडियम है, न्यूयॉर्क में है, सो ऑफ कोर्स हैड टू कम। और इंडिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग और बैटिंग करी है, तो आई मीन आई वांटेड 40 ओवर होते, बट यू नो इट वाज स्टिल अ ग्रेट विन। इट्स अ वन साइडेड मैच, एक तरह से एक तरीके से हुआ। आप बताइए आपको कैसा लगा? हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, वेरी गुड बॉलिंग। रोहित शर्मा का 50 वाज टेरिफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क में गेम देखना, 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि न्यूयॉर्क में कोई बैठ के वर्ल्ड कप का गेम देखेगा। देश बदल रहा है ना, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्रिकेट आ रहा है। एकदम पक्का देश बदल रहा है, एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल विद दिस स्पोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। बच्चे लोग मेरे साथ हैं, ये दिन भर गाते रहे। क्या गा रहे थे आज मैच के टाइम? Your fielding is terrified, India's on fire. Your fielding is terrified. सारा टाइम ये बच्चे यही गाना गा रहे थे, इंडिया को चीयर अप करते हैं। और ये है भारत के अगली जनरेशन जो भारतीय टीम के लिए दीवानगी रखते हैं और मैच जीतना चाहते हैं। और अगला मैच भी इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो ये लोग चाहेंगे कि ये लोग आए और मैच भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच वो भी आराम से जीत जाए। क्या आप इस स्टेशन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। वहीं से चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। और तापस, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय में आयरलैंड की टीम से आखिर गलती कहां हुई? राइट, तो अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो सबसे पहले तो उनके साथ गलत हुआ टॉस हारना। ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच में नमी थी, और लग रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में जो पिच है, ड्रॉपिंग पिच है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये मूवमेंट ज़रूर दिखाता है। और वही हुआ, इनके 6 विकेटें 10 ओवर के अंदर ही अंदर निकल गए। और उसी का जो इनको हर्जाना देना पड़ा, वो कहीं ना कहीं वो उससे उबर नहीं पाए। और कहीं ना कहीं ये जो लो स्कोरिंग मैच था वो इसी वजह से हुआ कि वो पहली जो 6 विकेटें गई, 5 विकेटें गई, वो आयरलैंड के लिए एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें भारतीय गेंदबाजों की, वो एक बहुत एक डिसिप्लिन से उन्होंने बॉलिंग की। हालांकि अर्शदीप कहीं ना कहीं ज़्यादा वाइड दे रहे थे, तो उनको चेंज किया गया उनका एंड। लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे, बुमराह की बात करें आप, हार्दिक पांड्या की बात करें, जो लाइन और जिस अग्रेसिव पोस्चर के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वो सच में काबिल तारीफ है। और ये दर्शाता है कि तैयार है, मेंटली तैयार है इस वर्ल्ड कप के लिए। और भारतीय बॉलर्स जो है, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन रही तो आगे चल के भी उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज दिखाया उन्होंने कि किस तरीके की बॉलिंग वो कर सकते हैं। भारतीय बैट्समैन कम नहीं उन्होंने किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हालांकि मैं कहूँगा कि आयरलैंड की बॉलिंग में शायद वो पैनापन नहीं था उन्होंने, जबकि विराट कोहली का विकेट पहले ही हासिल किया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आयरलैंड और इंडिया में जो अंतर है, वो अंतर यहाँ तक है, और वो आज इस मैच में देखने को मिला। हालांकि अभी शुरुआती मैचेस है, ये लीग मैचेस चल रहे हैं, तो उनके पास, आयरलैंड के पास मौका है अपने आप को सुधार के आगे लेके आने का। वही भारत के पास बहुत सुनहरा मौका है विश्व कप 2007 के बाद इस बार अपने नाम करने का। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल तापस, और साथ ही साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस पिच पर यह मुकाबला खेला गया वो एक आदर्श पिच है? देखिए, आइडियल तो नहीं, ये तो फैक्ट है, ये आइडियल तो नहीं है। अगर एक आइडियल पिच होती है, वो बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है, वो बैट्समैन को भी सपोर्ट करती है।
यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, बैट्समैन को खासतौर से जो पहला आधा पौना घंटा था वहाँ पे तो बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और यही देखने को मिला। इससे पहले वाले जो मैचेस थे वहाँ पे भी यही देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को ये देखना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉपिंग पिचेस है आप लेके आए हैं, क्या इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, खासतौर से जो आगे मैचेस है उसके लिए, कि जिससे कि बैटिंग और बॉलिंग में जो संतुलन है, जो बैलेंस है, उसको बराबर रखा जाए। आप आईसीसी चाहती है क्रिकेट को, T20 क्रिकेट फॉर्मेट को विश्व में पॉपुलर करना, खासतौर से अमेरिका में, तो रन चाहिए, स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग मैचेस चाहिए, क्योंकि लोग देखना पसंद वही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस। और जीत के साथ आगाज़ किया है भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए, आगे भी खबरें अच्छी ही आएंगी। लेकिन फिलहाल रुख करते हैं ग्लैमर वर्ल्ड का और देखते हैं वहाँ से खबरें फटाफट अंदाज में। जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर दोनों ने अपनी कई अनदेखी तस्वीरों को किया साझा। जैकी ने 5 जून 1987 को आयशा के जन्मदिन पर उनसे शादी की थी। फिल्म मनिहार 14 जून को दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए पूरी तरह से है तैयार। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव में चूड़ी बेचने वाले और रतौंधी के शिकार शख्स की कहानी है। फिल्म में लीड रोल एक्टर बदरुल इस्लाम ने निभाया है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही ने रिलीज के 6 दिनों के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया। वहीं 6वें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ के आसपास रुपए का किया बिजनेस। प्रभास स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों के साथ पहली बार प्रभास ऑन स्क्रीन धमाल मचाते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए अपनाए गए छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताया। उनका मानना है कि जब भी वो ट्रैवल करती है वो अपनी कार में एक ऐसा बैग जरूर रखती है जिसमें वो कचरा फेंक सके। और नया सवेरे में अब बात मिजाज मौसम की, देखते हैं कि आपके शहर में तापमान किस तरह से है। वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, और विदा लेने से पहले हमारी रवायत है कि हम आपको कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। तो बात करते हैं दत्त साहब की। हिंदी सिनेमा में सुनील दत्त ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। बस कंडक्टर से हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बनने और राजनीति में एक अमिट अध्याय लिखने वाले सुनील दत्त की आज जयंती है। आपने बेहतरीन आड़ और निर्देशन से उन्होंने लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मदर इंडिया, पड़ोसन, नागिन, हमराज और खानदान जैसी कई शानदार फिल्में उन्होंने अमर बनाई। जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं इनके सदाबहार नगमों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके भिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके। नया सवेरा